संजय, तुम्हारी बहन साक्षी के ससुराल से फोन आया था दामाद जी का। साक्षी के सास ससुर की 50वीं सालगिरह है। हमें भी बुलाया है। तुम्हारे पापा तो जाने से मना कर रहे हैं। ऐसा करो, तुम अपनी और मेरी टिकट करवा लो। साक्षी के सास ससुर को अच्छा सा उपहार देना होगा और साक्षी, दामाद जी और बच्चों के कपड़े और शगुन का लिफाफा भी करना पड़ेगा। उसकी जेठानी के बच्चों को भी देना पड़ेगा, गीता जी ने अपने बड़े बेटे संजय से कहा। माँ, इस बार आप विशाल के साथ चले जाइए। साक्षी के ससुराल विशाल के यहाँ से मात्र 4 घंटे लगेंगे। अभी घर में रेनोवेशन का काम हुआ है, कमरों में और काम करवाना बाकी है। आपके दांतों का ट्रीटमेंट हुआ है। 6-7 महीनों में मेरा बहुत खर्चा हो गया है। आने जाने लेने देने में काफ़ी खर्च हो जाएगा। ऐसा करता हूँ, मैं आपकी विशाल के घर तक का जाने का टिकट करवा देता हूँ। आप और विशाल काजल के साथ साक्षी के ससुराल हुआ आना। इसी बहाने आपका थोड़े दिन विशाल के घर भी रुकना हो जाएगा। विशाल से कहकर लेने देने की सामान की व्यवस्था करा लेना। संजय ने माँ को सुझाव दिया। तुम घर के बड़े बेटे हो, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हो। एक ही तो बहन है तुम्हारी, उसको भी देने का मन नहीं करता तुम्हारा। और वैसे भी विशाल अभी छोटा है, उसे व्यवहार समझ में नहीं आता। गीता जी बोली, आप जिम्मेदारी दोगी तभी तो वो सीखेगा। छोटा थोड़ी ना है, वो 2 बच्चों का बाप बन गया है। संजय बोला, अब माँ की बातों को भी काटने लगा है। मैंने कहा ना, टिकट और लेने देने की व्यवस्था कर लेना। गीता जी ने अब की बार कुछ तेज स्वर में कहा। फिर क्या था, जो हमेशा से होता आया है वही हुआ। संजय ने एक बार फिर से बड़े बेटे का फर्ज निभाते हुए अपनी माँ के आदेश का पालन किया। गीता जी और नंद किशोर जी के 2 बेटे और एक बेटी थी। बेटी साक्षी की शादी हो चुकी थी। बड़ा बेटा संजय, बहू नमिता और उनके 2 बच्चे। बेटा 18 साल का और बेटी 14 साल की। बड़े बेटा बहू माता पिता के साथ रहते थे। अपना घर बनाने में संजय को 5 लाख उसके पिता नंद किशोर जी ने दिए थे। बस यही 5 लाख का बोझ वह पिछले कई सालों से उठा रहा है। संजय का आदर्श भाई और आदर्श बेटा था। अपने से छोटों के लिए, बड़ों के लिए वो अपना सब कुछ लुटा देता था। फिर भी उसके ऊपर कुछ नहीं करने का आरोप लगाया जाता, पर वो अपने परिवार को खुश रखना चाहता था। इसके लिए संजय अपनी पत्नी, बच्चों के मन को भी मानना पड़ता था। वहीं छोटा बेटा विशाल प्राइवेट जॉब करता था। अपनी जॉब के चलते विशाल ने अलग शहर में गृहस्थी बसाए हुए था। साल में 1-2 बार परिवार सहित घर आता, माँ बाप के स्वास्थ्य की चिंता करता, उनके आराम के बारे में पूछता कि बड़े भाई भाभी उनका अच्छे से ध्यान रख रहे हैं कि नहीं। छोटी बहू सास के पैर दबाती, मीठी मीठी बातें करके उन्हें अपने पक्ष में करती। पर छोटा बेटा बहू ना तो माँ बाप को कुछ दिन रहने के लिए अपने घर बुलाते, ना ही किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग करते। बड़ा भाई संजय छोटे भाई से मदद भी मांगता तो छोटे भाई के पास कोई ना कोई बहाना तैयार रहता। कुछ दिनों बाद बड़ी बहू नमिता गीता जी से कहती है, माँ जी, हमारा मेरी सहेली के साथ जयपुर जाने का प्रोग्राम बन रहा है। बेटा, समर्थ की 12th की परीक्षा खत्म होने के बाद का टिकट करवा लेंगे। फिर वो अपने कॉलेज में व्यस्त हो जाएगा और बेटी अपनी 10th बोर्ड की तैयारी में। काफी समय से हम सहेलियों का मिलना भी नहीं हुआ है। नमिता ने खुशी खुशी सब अपनी सास को बता दिया। गीता जी ने कुछ नहीं कहा। जाने की ठीक हफ्ते पहले गीता जी कहती हैं, बेटा संजय, तुम्हारी मौसी जी अगले हफ्ते कुछ दिनों के लिए हमारे घर रुकने आने वाली हैं, इसलिए तुम लोग अपना घूमने का प्रोग्राम फिर कभी बना लेना। माँ जी, आपको तो पहले से ही हमारे प्रोग्राम का पता था, तो आप मौसी जी से कह सकती थी कि हमारे आने के बाद आए। बीच में ही नमिता बोली, ऐसे कैसे अपनी बहन को आने से मना कर सकती हूँ? तुम लोग नहीं रहोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी? गीता जी बोली। उन्हें लगा कि हर बार की तरह इस बार भी बेटा बहू अपनी इच्छा को मार देंगे। माँ जी, मैं खाना बनाने वाली का इंतजाम करके जाऊंगी। वैसे भी किसी मेहमान के आने पर आप ही उन्हें घुमाने ले जाती हैं। मुझे तो हर वक्त घर में रहकर खाना बनाने के लिए छोड़ दिया जाता है, इसलिए मेरा यहाँ रहना या ना रहना एक बराबर है। अभी तक जैसा आप लोगों ने कहा मैंने मान लिया। खुद के लिए कैसे जीते हैं मुझे पता ही नहीं था। 22 साल की थी जब मैं इस घर में बहू बनकर आई। आते ही सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी। साड़ी पहनना अनिवार्य कर दिया। मेहमानों को तो छोड़ो, माता पिता के आने पर भी उनके पास 2 घड़ी नहीं बैठ पाती थी। सुबह से रात तक रसोई में ही बीत जाती थी। मुझे घर के किसी भी निर्णय में शामिल नहीं किया जाता था।
आज उम्र के इस पड़ाव पर मैं अपने तरीके से अपनी खुशियों के लिए जीना चाहती हूँ। मैं हर बात समझौता नहीं कर सकती। आज मेरे पास फ़ोन है, लेकिन बात करने के लिए मेरी माँ नहीं है। उन दिनों को मैं कभी नहीं भूल सकती जब मुझे चुपके से माँ को फ़ोन करना पड़ता था, क्योंकि फ़ोन करने की परमिशन आप लोगों से लेनी पड़ती थी। चुपके से माँ को फ़ोन लगाती थी, तभी पता चलने पर आप 2 बातें सुना देती थी। आज समय है, सुविधा है, लेकिन मेरी माँ नहीं है। मेरी बात सुनने को मेरी छोटी बहन अपनी दीदी यानी मेरे घर कुछ दिनों के लिए आना चाहती थी, तब भी आप लोगों ने मेरी बहन को बुलाने से मना कर दिया। मेरे पति ने भी मेरा साथ नहीं दिया, बस घर के बड़े बेटे बनकर रह गए। मेरे साथ हमेशा ही भेदभाव किया जाता था और हमेशा मुझे नीचा दिखाया जाता था। इतने सालों की टीस मेरे भीतर है, उसे शायद आप लोग नहीं समझ सकते। जब मैंने आपसे कहा था देवरानी काजल के घर तो हर 6 महीने में उसके मायके से कोई ना कोई आता है, तब आपने कहा था वो अकेली रहती है ना, सास ससुर के साथ नहीं रहती। इसका मतलब मुझे सास ससुर के साथ रहने की सजा मिल रही है। जब मैंने अपने पति का सहयोग करने और अपने काबिलियत का उपयोग करने के लिए सिलाई का काम चालू किया, तब भी आपने किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं किया। उल्टा मुझे घर के नए नए कामों में और अपनी सेवा चाकरी में उलझाती रही। मैं सुबह 5 बजे उठ जाती, झटपट सारे घर के काम निपटा कर, ताकि मुझे अपने शौक के लिए थोड़ा समय मिल सके और 2 पैसे भी कमा सकूं। पर इस बात से भी आपको जलन महसूस होने लगी। आपने मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया, बल्कि मेरे रास्ते में रुकावटें डाली। मेरा कभी साथ तक नहीं दिया और घर में हमेशा कलह का वातावरण बनाया। तब भी मेरे पति ने मेरा साथ नहीं दिया, काम छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं छोड़ा। खैर, आपने पुरानी बातें जाने दीजिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप और पापा जी देवर जी के यहाँ चले जाइए। वहीं मौसी जी को बुला लीजिएगा। मौसी जी को देवर जी के यहाँ पहुंचने में मात्र 2-3 घंटे लगेंगे, नमिता बोली। माँ, पहली बार हम लोगों का प्रोग्राम बन रहा है, नमिता के मायके वाले के साथ हैं, बच्चे भी बहुत खुश है जाने के लिए। इस बार मैं प्रोग्राम कैंसिल नहीं कर सकता, संजय बोला। तुम्हें 9 महीने कोख में रखकर जन्म दिया, तुम्हारा घर बनाने में मदद की, और आज तुम ही अपनी माँ को आंखें दिखा रहे हो। गीता जी ने इमोशनल ड्रामा किया। माँ, जैसे मैं आपका बेटा हूँ, वैसे ही विशाल भी तो आपका बेटा ही है। उसे भी तो कुछ जिम्मेदारियां दीजिए। वो तो अपने परिवार के साथ साल में 2-3 बार घूमने जाता है। हर शनिवार रविवार तो छोटी मोटी आउटिंग हो ही जाती हैं उनकी। मुझे भी अपने परिवार की खुशियों के बारे में सोचने दीजिए। क्या मैं अपने परिवार को शादी के इतने साल बाद भी इतनी सी खुशी नहीं दे सकता? मुझे बड़ा बेटा होने की सजा मत दीजिए। मुझे बंधुआ मजदूर बनाकर रखा है। ऐसा कहते कहते संजय की आंखों में आंसू आ गए। गीता जी ने अपने बड़े बेटा बहू की शिकायत अपनी बहन से करी। अरे, आजकल के सब रिश्ते मतलब के हो गए हैं। बीवी और उसके मायके वालों के आगे मेरा बेटा अपनी माँ को ही भूल गया। वह मुझसे कह रहा है छोटे बेटे के घर चले जाओ। माँ की बात का तो जैसे कोई मूल ही नहीं रहा। बात की गहराई को समझते हुए सविता मौसी जी ने कहा, इसमें गलत क्या है? बड़े बेटा बहू की शादी को 20 साल हो गए हैं। अब अगर वो अपनी खुशियों के लिए बारे में सोच रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? क्या घर के बड़ा बेटा बहू अपने लिए जीने का अधिकार नहीं है? दिन रात एक ही जिंदगी जीकर वो बोर नहीं हो जाते होंगे? वही सारी जिम्मेदारी रिश्तेदारी क्यों निभाएं? आज तक उन्होंने तुम्हारी हर बात में हाँ मिलाई है, चाहे वो बात मानने लायक हो या ना हो। क्या यही सही है कि एक बेटा सारी जिम्मेदारी उठाए और दूसरा बेटा सिर्फ जमा पूंजी इकट्ठा करते जाए और अपनी मौज की जिंदगी जिए? अरे, तू तो किस्मत वाली है कि तुझे समझदार बड़ी बहू मिली है। सास ससुर की माता पिता समान सम्मान इज्जत करती है, सेवा करती हैं। तेरे बड़े बेटे ने तो सिर्फ जिम्मेदारियां ही उठाई हैं। अब तो उसे थोड़ा मुक्त कर, छोटे बेटे बहू को भी जिम्मेदार बना। अब तय हुआ, हम तेरे छोटे बेटे विशाल के घर मिलते हैं, सविता मौसी ने फोन पर गीता जी से कहा। गीता जी और नंद किशोर जी बड़े बेटा बहू के जाने से पहले ही छोटे बेटे के घर पहुंच जाते हैं। छोटे बेटे के घर का तो पूरा माहौल ही अलग था। छोटी बहू काजल ने सूट पहन रखा था। एक काम वाली घर की साफ सफाई कर रही थी, दूसरी रसोई में सब्जी काट रही थी। यह क्या बहू, तुम हमें काम वाली के हाथों का खाना बना खिलाओगी? हम नहीं खाने वाले, गीता जी ने मुंह बनाते हुए कहा। माँ जी, मेरी आदत नहीं है इतने सब लोगों का काम करने की।
मैं सिर्फ खाना बनाने में मदद ले रही हूँ, पूरा खाना नहीं बनवा रही। अगर आपको इससे समस्या है तो कल से आप ही मेरी मदद करवा दीजिएगा। काजल ने स्पष्ट रूप से कह दिया। मौसी जी गीता जी की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी, जैसे वह कह रही हो, यहाँ नहीं गलने वाली तुम्हारी दालें। अब अगले दिन काजल कहती, माँ जी आज शाम 4 बजे मुझे किटी पार्टी में जाना है, 6 साढ़े 6 बजे तक आ जाऊंगी। आप लोगों की चाय बनाकर जाऊंगी, आप समय से दोबारा गर्म करके सबको दे दीजिएगा। नाश्ते का डिब्बा भी पास में रखकर जाऊंगी। काजल ने किटी पार्टी में जाने के लिए पूछा नहीं, बल्कि अपना प्लान बता दिया। इतनी हिम्मत तो बड़ी बहू ने कभी की ही नहीं। गीता जी सोचने लगी, पर यह तो सिर्फ ट्रेलर था, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी थी। अगले दिन बेटे विशाल ने कहा, आज शाम हम सब बाहर घूमने जाएंगे, बाहर ही खाना खाकर आएंगे। बहू तुम्हारे पापा जी को बाहर के खाने से संतुष्टि नहीं मिलती, वापस आकर उनके लिए 2 रोटी बना देना, दूध के साथ खा लेंगे। गीता जी बोली। काजल ने सुबह ही रोटियों के साथ साथ 2 रोटी एक्स्ट्रा बना दी। शाम 6 बजे सब मंदिर दर्शन और मॉल घूमने गए। विशाल एक नंबर का कंजूस था। मॉल में सबने जूस और चाट खाया। पिता नंदकिशोर जी ने पैसे देने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला, पर विशाल ने उन्हें पैसे देने के लिए एक बार भी नहीं रोका। वही बड़ा बेटा संजय हर जगह खुद ही खर्च करता था। रात 10 बजे बाहर से ही खाना खाकर सब घर पहुंचे। बहू अपने पापा जी के लिए फटाफट 2 रोटी सेक दो और दूध करके दो, गीता जी बोली। तो काजल झटपट 1 कप दूध और 2 रोटियां थाली में परोसकर लाई। रोटी को हाथ से छूकर देखा तो गीता जी बोली, बहू ये तो सुबह की बनी रोटी है। मैंने तुमसे कहा था ना कि रात को घर आकर 2 रोटी सेक देना। तुमसे इतना भी नहीं होता। माँ जी बाहर से आकर 2 रोटी के लिए आटा लगाना, फिर से रसोई समेटना हमसे नहीं होगा। इससे समय भी बर्बाद होता है और परेशानी भी होती है, और वैसे भी दूध के साथ ठंडी रोटी ही अच्छी लगती है। काजल ने कहा, माँ आप रसोई के कामों में ज्यादा इंटरफेयर मत करो, समय से सब काम हो रहा है ना। सास ससुर को आए 4-5 दिन हो गए थे। काजल को गीता जी की रोक टोक करने की आदत और हुक्म चलाने की आदत पसंद नहीं आ रही थी। वो गीता जी की बात का तुरंत जवाब देती थी। मौसी जी के वापस जाने का समय आ गया। तब गीता जी ने आदतन विशाल से कहा, मौसी के लिए साड़ियाँ, उनके परिवार के लिए कुछ उपहार कपड़े वापसी में मौसी को देने होंगे, इसकी तुम व्यवस्था कर देना। माँ मौसी को साड़ी दिलवा देंगे, बाकी उनके परिवार के लिए जो कुछ देना है आप वो देख लेना, मेरा बजट नहीं है देने का। और माँ ज्यादा लेने देने का व्यवहार मत रखा करो, हमसे जितना हुआ हमने किया, हमसे ज्यादा की उम्मीद मत करना। विशाल ने स्पष्ट रूप से कहा। मौसी जी चली गई। अब गीता जी के पास छोटे बेटा बहू के घर कुछ करने को था नहीं। छोटी बहू को पति का सपोर्ट था, इसलिए उसे दबाकर रखना गीता जी के बस में नहीं था। हफ्ता भर और रुककर दोनों ने अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया और वो लोग वापस से बड़े बेटा बहू के पास आ गए। बड़े बेटा बहू भी वापस घर आ चुके थे। इस बार बड़ी बहू निमिता ने छुट्टियों में घूमने का खूब आनंद उठाया। अपने पति, बहनों और सहेलियों के बच्चों के साथ खूब फोटो खिंचवाए। अब वो अपनी खुशी स्टेटस पर अपने दूसरों के साथ बांटने लगी। उसकी ननद साक्षी ने अपनी माँ को फोन करके कहा, माँ नमिता भाभी के तो मजे हो गए, उनकी तो काया ही पलट गई। क्यों, क्या हो गया? गीता जी ने पूछा। अरे मम्मी, भाभी का स्टेटस नहीं देखा क्या? 42 की उम्र में कैसे वेस्टर्न कपड़े पहनकर फोटो खिंचवाए लगता है। आपने उन्हें काबू में रखना बंद कर दिया है। पहले तो साड़ी के अलावा कुछ नहीं चलता था आपके राज में। गीता ने बहू को तो कुछ नहीं कहा, पर शाम को बेटा संजय घर आया तो उससे इस विषय पर बात की। मैं क्या सुन रही हूँ, बहू ने साड़ी की जगह जींस टॉप, 1 पीस सलवार सूट पहन रखा था। आखिर वो घर की बड़ी बहू है, ये सब शोभा देता है क्या? क्या मैं 42 की उम्र में अपने तरीके से जीने लगी तो वो बुरी हो गई? आपकी सेवा सम्मान में तो कोई कमी नहीं रखी, फिर हर वक्त बड़ी बहू कहकर आप उसे खुलकर जीने से रोक रही हैं। हर प्रकार की पाबंदी केवल बड़े बेटा बहू पर है, सारे करते हुए हमारे, लेकिन अधिकार कुछ भी नहीं। हमें किसी तरह से भी जीने नहीं दे रही हैं। संदीप इतना बोलकर अपने कमरे में चला गया। छोटा बेटा बहू के घर का हाल तो गीता जी अच्छी तरह से देखकर आई थी। उनसे तो किसी प्रकार की उम्मीद रखना बेकार था, इसीलिए अब समझदार में बनने में ही गीता जी ने भलाई समझी। बड़े बेटा बहू पर किसी चीज को जोर जबरदस्ती करने और उनकी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा दखल देने से वो बचने लगी।
दोस्तों, बेटे के जीवन में दो पाटन के बीच साबुत बचा ना कोई जैसी स्थिति पैदा ना होने दे। अब बेटे की बारी है, उसके निर्णय में सहयोग करें। बेटा आपका है, याद रखें, अब वो एक पति भी है, पिता भी है, इसलिए सामंजस्य बिठाने का प्रयत्न करें। अगर परिवार में दो बेटे हैं तो दोनों को उनकी जिम्मेदारी सौंपें। सारा का सारा बोझ एक बेटे के कंधों पर ना डालें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।